हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस कहानी की शुरुआत में ही हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है जिंगसे। एक बार इसकी आंख खुलती है आधी रात को, तभी इसको अपनी बहन के रूम से कुछ आवाजें आती सुनाई देती हैं और आवाजों से ये पता लग रहा था कि शायद कोई लड़का है जो उसके कमरे में मौजूद है। इसीलिए वो तो सीधा उसी के कमरे की तरफ ही चली गई। वहाँ जाते ही ये आवाज उसको कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर थोड़ा देखने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तब तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसी की बहन सोंग जिन और उसका फियोंसे जैंग दोनों ही उसको चीट कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी बातों से इसे ये भी पता लगता है कि इनका रिलेशनशिप कोई नया नहीं है, बल्कि 3 साल पुराना है। और जब भी उनको मिलना होता था तब तो वो बेचारे जिनसे की ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवाई मिला देते थे। यहाँ पर उन्होंने तो अपनी मैरिज रजिस्टर कराने तक का सोच लिया था, लेकिन फिलहाल जैंग की कंपनी के लिए थोड़ा टाइम क्रिटिकल चल रहा था, इसीलिए वो उसको लो प्रोफाइल ही रखना चाहता था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी मैरिज को सीक्रेटली ही रखेंगे। फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि एक्चुअली हमारी हीरोइन यानी कि जिंग से वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है और अपने ही फियोंसे की कंपनी में काम करती है। और रही बात उसकी बहन सोंगजिन की, तो इसको भी जिंगसे ने ही अपनी कंपनी में जॉब दिलवाई थी, लेकिन इस बेचारे को क्या पता था कि उसकी बहन उसके साथ धोखा कर देगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिंगसे काफी अच्छे से तैयार होती है और अपने आप में यही डिसाइड करती है कि वो वीक नहीं बनेगी और इन दोनों को ही सबक सिखाएगी। वो अपना कैरियर और अपनी डिग्निटी उन दोनों से वापस छीन लेगी। इसके नेक्स्ट सीन में ही एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है मिस्टर मो। और मिस्टर मो की भी एक बहुत बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर कंपनी है। आज वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर किसी लड़की के आने का वेट कर रहा था, जो कि उससे शादी करने वाली थी, लेकिन बिल्कुल टाइम पर ही उसने तो मना कर दिया कि मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। इस बात पर मो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चाहे कुछ भी करो, कैसी भी लड़की लेकर आओ, शादी तो मुझे आज ही करनी है। अब जहाँ हमारा हीरो खड़ा हुआ था वहीं पर हमारी हीरोइन भी पहुँच जाती है। एक्चुअली ये तो अपनी बहन और अपने ही बॉयफ्रेंड के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए आई थी, क्योंकि वो दोनों आज यहीं पर आने वाले थे अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए। अब जिंगसे तो उन दोनों की फोटोज ले रही थी, लेकिन मिस्टर मो को तो यही लगा कि शायद ये सीक्रेटली मेरी फोटो ले रही है, इसीलिए वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मेरी फोटोज अभी डिलीट करो। लेकिन यहीं पर इन दोनों के बीच तो एक रोमांटिक सा मोमेंट ही क्रिएट हो गया था। इतने में ही जिंग से सोंग जिन और जैंग दोनों को ही बाहर आते हुए देखती है और एकदम से मो को हक कर लेती है और चुपके से उसको कहती है कि प्लीज फिलहाल मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में समझा दूंगी। अब उन दोनों को जिंग से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो तो बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगा था, यहाँ तक कि उसके ईयर्स भी रेड हो गए थे। अब ये सब होने के बाद जैसे ही मो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जिंग से उसको रोक लेती है। एक्चुअली वो उसको पहचान गई थी कि ये हैंग डिजाइनर कंपनी का सीईओ है, लेकिन पहले तो वो बाहर चश्मा लगाए हुए खड़ा हुआ था और उसको ऐसा लगा कि शायद जैंग का कोई बॉडीगार्ड यहाँ पर आया है। इस बात को सुनकर हमारा हीरो तो एकदम से शॉक हो गया और ऑफिस में आकर अपने असिस्टेंट से यही कहने लगा कि क्या मैं किसी बॉडीगार्ड जैसा दिखता हूँ। और साथ में उसने अपने असिस्टेंट को ये भी कह दिया कि जिनसे की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। अब नेक्स्ट हमें तो इन दोनों को ही मीटिंग पर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे। एक्चुअली मिस्टर मो तो काफी टाइम से चाहता था कि जैंग की कंपनी उसके हाथों में आ जाए, लेकिन ये काम करवाने के लिए जिंगसे ने उससे एक शर्त रखी कि आपका ये काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन इसके बदले आपको मुझे अपनी कंपनी में ज्वेलरी डिजाइनर रखना होगा। और जो नया कंपटीशन आने वाला है उसमें सोंग जिन ने मेरी जगह ले ली है। मैं भी उस कंपटीशन को जीत कर उसको मजा चखाना चाहती हूँ, इसीलिए आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए उस कंपटीशन में मैं ही जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो तो उससे यही कह देता है कि वैसे जैंग की कंपनी को हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसको तो मैं वैसे भी हासिल कर सकता हूँ और यहाँ मैं इस चीज के लिए आया भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर तो एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है, पीछे से वायलिन बजने लगते हैं और मो उसको कहता है कि इसके बदले में तुम मुझसे शादी कर लो, यही हमारी बेटर कोलैबोरेशन होगी। अब नेक्स्ट सीन में तो हमें जिंगसे को मो के घर पर ही दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेकर आई थी और जो भी शर्तें उसमें लिखी हुई थी उसने वो भी पढ़ ली थी। लेकिन उसके जाने से पहले हमारा हीरो तो उससे यही कह देता है कि प्लीज एक शर्त और है, तुम मेरे ऊपर फॉल न कर जाना बाकी लड़कियों की तरह। जिसके बाद तो हमारी हीरोइन यही सोचने लगती है कि पता नहीं ये बंदा अपने आप को समझता क्या है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है जो डिजाइन सोंग जिन ने बनाए थे वो तो बिल्कुल फेक थे। एक्चुअली वो उसने जिंगसे से ही चुराए थे और जिंगसे ने जानबूझकर वो डिजाइन उसको दिए थे ताकि उसके ऊपर कल को केस हो जाए। अब उसके ऊपर तो केस हो गया और यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। साथ में जैंग ने भी जिंगसे से कह दिया कि देखो तुम मीडिया के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लो कि ये सब तुमने ही किया था।
आखिर तुम मेरी फियांसे हो तो मेरी इज्जत भी तुम ही बचाओगी ना। बट यहाँ पर हमारी हीरोइन तो उनका सारा कच्चा चिट्ठा ही सबके सामने खोल देती है और कहती है कि हाँ, सोंगजिन को मैंने ही वो डिजाइन किए थे और ये जो मेरा फियांसे है ये उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसने तो सबके सामने सबूत भी रख दिए कि इन दोनों ने सीक्रेट मैच कर ली है और ये मेरा बॉयफ्रेंड, इसने भी मेरी बहन के साथ मिलकर मेरे साथ चीटिंग की है। अब इस वजह से तो सारी मीडिया और सारी पब्लिक के सामने जैंग की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। इससे पहले कि वो जिंगसे पर हाथ उठाता कि मिस्टर मो बीच में आ जाता है और जिंगसे को प्रोटेक्ट करता है और साथ में यहाँ पर उसने सारी मीडिया के सामने ये भी अनाउंस कर दिया कि आज के बाद जिंगसे मेरी कंपनी में डिजाइनर के रूप में काम करेगी और मेरी डिजाइनर के कोई डिजाइन चुराई ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसीलिए हम लोग सोंगजिन पर केस करेंगे। अब इतनी ही देर में वहाँ पर सोंगजिन भी पहुँच जाती है और आते ही जिंगसे को कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि जैंग ने ही मुझे सिड्यूस किया था। चाहे भले ही तुम मुझे मार लो लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। बट इस बात पर जिंगसे तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब सारे मीडिया में उनकी ये वाली फोटो तो वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से सोंगजिन की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई। वहीं जिंगसे मो के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब मो जिंगसे को मना करता है कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन जिंगसे ने कहा कि मेरी कुछ जरूरी चीजें वहाँ पर छूट गई है, इसीलिए मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए। अब वो सीधा अपने घर में पहुँच जाती है। एक्चुअली वहाँ पर उसकी मॉम की एक डॉल थी, लेकिन सारी जगह ढूंढने पर भी उसे वो डॉल नहीं मिली। तभी उसके डैड और सोंगजिन वहाँ पर आते हैं और उसको खाना खाने के लिए बुला लेते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसको समझाने लगे कि देखो सोंगजिन तुम्हारी सिस्टर है, इसलिए प्लीज उसको माफ कर दो। और यहाँ पर उसको पता लगता है कि डैड को भी उसकी कोई परवाह नहीं है, वो तो शायद सोंगजिन और जैंग के बारे में भी जानते थे, लेकिन उन्होंने जिंगसे की परवाह करने की बजाय सोंगजिन की ही परवाह की। अब बातें करने के साथ साथ वो लोग यहाँ पर खाना भी खा रहे थे और इन दी एंड होता वही है, इन दोनों ने जिंगसे के खाने में कोई बेहोशी की ड्रग मिलाई हुई थी। अब वो बेचारी तो बेहोश हो गई, लेकिन सोंगजिन ने मिस्टर जैंग को भी वहाँ पर बुला लिया और उसको कहने लगी कि क्या सीक्रेट फोटोज बनाना तुम्हें ही आता है? अब मैं भी तुम्हारी सीक्रेट फोटोज बनाऊंगी और सारी सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दूंगी, फिर देखना कि तुम्हारी इंसल्ट किस तरह होती है। अब जैसे ही जैंग जिंगसे के करीब आ रहा था कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो अपनी बेल्ट उतार कर जैंग को बहुत ज्यादा मारता है और साथ में हमारी हीरोइन को कैरी करते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसने तो इसके डैड और सिस्टर से ये भी कह दिया था कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ इस तरह की हरकत करवा रहे हो, देख लेना इसके लिए मैं तुम पर एक और केस फाइल कर दूंगा। अब बेचारे जिंगसे को तो ऐसी ड्रग दी हुई थी कि जिसकी वजह से वो सारा रास्ता ही मिस्टर मो को तंग करती हुई आई थी। यहाँ तक कि घर पर आकर वो तो उसको परेशानी कर रही थी, वो तो मिस्टर मो को अपने से दूर ही नहीं जाने दे रही थी और मिस्टर मो भी उसको छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि जिस तरह की हालत में वो थी न जाने वो क्या ही कर बैठे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही जिंगसे की आँख खुलती है तब तो वो अपने साइड बेड पर मिस्टर मो को पड़ा हुआ पाती है। उसको देखकर वो तो एकदम से ही शॉक हो गई और लात मार कर बेचारे मो को तो नीचे ही गिरा दिया। यहाँ पर वो कहने लगा कि एक तो मैंने किसी लड़की की जान और इज्जत बचाई, ऊपर से मुझको ये सिला मिल रहा है। फिर धीरे धीरे उसको याद आता है कि कल रात क्या क्या हुआ था और किस तरह मिस्टर मो ने ही उसको बचाया और यहाँ तक कि वो खुद को ही अनड्रेस किए जा रही थी। मिस्टर मो तो उसको बार बार रोके ही जा रहा था। ये सब करते हुए हमारे हीरो को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से उस बेचारे ने तो अपने ऊपर आइस बैग्स भी रखे हुए थे ताकि वो अपने आप को कुछ ठंडा तो कर सके। अब नेक्स्ट डे से जिंगसे हैंग कंपनी को एज अ डिजाइनर ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन हुआ एक और डिजाइनर से जिसका नाम होता है शाओशी। अब शाओशी तो उसको देखकर एकदम से जेलस करने लगी और सोचने लगी कि कहीं ये मेरी पोजीशन न ले ले। वहीं दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि मिस्टर मो को इंसोम्निया की बीमारी थी, लेकिन रात पता नहीं कैसे जिंगसे के साथ होने की वजह से उसको बहुत अच्छी तरह से नींद आ गई क्योंकि जिंगसे में से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि शायद जो उसका बाथ सोप होगा उसकी वजह से खुशबू आ रही होगी। वो जाता है और उसका बाथ सोप उठा लेता है, लेकिन इसमें से तो वो वाली स्मेल आ ही नहीं रही थी। इसीलिए वो अंदर रूम में पहुंच गया और उसका गाउन उठाया जिसमें से वो उस परफ्यूम स्मेल सूंघने लगा। अब ये सारी अजीब सी हरकतें करते हुए उसको जिंगसे ने भी नोटिस कर लिया और वो तो सीधा उसको ही पूछ लेती है कि आखिर तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो और मेरे नाइट गाउन को तुमने क्यों उठा रखा है। जिस पर हमारा हीरो तो घबरा कर यही बोल देता है कि मैं तो तुम्हारे इस गाउन का ब्रांड चेक कर रहा था। यहाँ तक कि जिंगसे ने तो वो बाथ सोप भी उसके हाथ में देख लिया। वो उसको छीनने लगती है, लेकिन जैसे उसने देखा तब उसको पता लगा कि ये कोई बाथ सोप नहीं बल्कि हेयर रिमूविंग क्रीम है। अब इसको देखकर हमारी हीरोइन तो हंसने ही लगी और उसको कहने लगी कि क्या तुम्हें इस तरह के भी शौक है, नाइट गाउन देखना और ये हेयर रिमूविंग क्रीम यूज करना। अब ये सब देखकर मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट हो गया है।
फिर ये बात सुनकर हमारा हीरो उससे कहने लग जाता है कि चलो अच्छा हुआ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो गया, इसीलिए मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे इंसोम्निया की बीमारी है, लेकिन कल रात पता नहीं तुम्हारे परफ्यूम की वजह से मुझे काफी अच्छी तरह से नींद आ गई और इसीलिए आज के बाद तुम मेरे साथ ही सोया करोगी। वो बेड पर एक थ्रेड लगाकर उसमें कुछ बेल लगा देता है ताकि कोई भी एक दूसरे की साइड जाए तो उन दोनों को पता लग जाए। अब नेक्स्ट डे जैंग फिर से जिंगसे को तंग करने के लिए आ गया और उसको धमकाने ही लगा, लेकिन अब तो हमारी हीरोइन किसी से डरने वाली नहीं थी। वो उसको जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और जैंग को किडनैप भी कर लेते हैं और जैंग को ले जाकर सीधा मिस्टर मो के सामने बैठा देते हैं। अब पहले तो उसको बहुत सारा चिकन खिला खिला कर उसको परेशानी कर देते हैं और फिर जब उससे और चिकन नहीं खाया जाता तब मो उससे डील करता है और नेक्स्ट डे जैंग सभी रिपोर्टर्स को बुला लेता है और वहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मैंने जिंगसे के साथ धोखा किया और अपना सीक्रेट रिलेशनशिप उसकी बहन यानी कि सोंगजिन के साथ रखा। अब मैं उससे माफी मांगता हूँ क्योंकि उससे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिंगसे ये देखकर हैरान थी कि आखिर मिस्टर मो ने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। फिर मिस्टर मो ने उसको बताया कि जैंग तो बहुत ज्यादा वीक हो गया है और वो अपनी कंपनी को अब और आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं उन लोगों के साथ फाइट नहीं करता जो मुझसे उलटकर फाइट बैक न कर सकें। और यहीं पर हमें पता लगता है कि एक्चुअली मिस्टर मो की शादी करने की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको कहा था कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक तुम इस कंपनी के या सारी प्रॉपर्टी के हायर नहीं बन सकते, और यही वजह थी कि उसने इतनी जल्दी में जिंगसे से शादी कर ली थी। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन से उसके डैड मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो उस डॉल को भी लेकर आए थे जो कि काफी टाइम से जिंगसे अपने घर में ढूंढ रही थी। और वो डॉल देते हुए उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी मॉम कब्र में बहुत ज्यादा परेशान हो रही होंगी क्योंकि तुम दोनों बहनें आपस में लड़ रही हो। अगर तुम चाहो तो अपनी बहन से वो लीगल केस हटवा सकती हो, शायद इसी तरह तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। तभी वहाँ पर सोंगजिन आ जाती है और उससे वो डॉल छीनने लग जाती है। बचपन से ही वो ऐसी ही थी, कभी भी जिंगसे के पास कोई भी चीज नहीं रहने देती, हमेशा उसे छीन लिया करती थी। अब उन दोनों के इसी खींचातानी में वो डॉल तो फटी गई थी, जिसके बाद बेचारी जिंगसे काफी ज्यादा हर्ट हो गई। अब ये सारी बातें यहाँ पर मिस्टर मो को भी पता लग गई और वो उससे कहता है कि आखिर तुम इस डॉल से इतना ज्यादा लगाव क्यों है। तभी जिंगसे को उसी स्टफ डॉल के अंदर एक चिट मिलती है। उसकी मॉम ने इस चिट के जरिए उसको मैसेज दिया था। एक्चुअली वो बाय फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी और यही वजह थी कि उसके डैड भी उसको प्यार नहीं करते थे। अब इसको पढ़कर तो जिंगसे का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। तभी मिस्टर मो उसके लिए एक बड़ा सा टेडी लेकर आया और उसको कहने लगा कि जब तक तुम्हारी वो डॉल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इसके साथ सो सकती हो। लेकिन इसी बीच जिंगसे ने भी उससे कह दिया कि प्लीज वो जो कि तुमने मेरी बहन के ऊपर किया था प्लीज उसे हटा लो, शायद मेरी मॉम की आत्मा को शांति ही मिल जाए। अब इस बात के लिए मिस्टर मो मान तो जाता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं वो केस तो उससे हटा लूंगा, लेकिन उस दिन जब उन्होंने जैंग को तुम्हारे रूम में भेज दिया था और तुम्हारे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने वाले थे, वो केस तो मैं उनके ऊपर से नहीं हटाने वाला। और इसके साथ साथ ही ये जानने के लिए भी मिस्टर मो ने उसकी हेल्प की कि वो कहाँ से आई है या फिर किस ऑर्फनेज से उसको अडॉप्ट किया गया है। अब वो उसको बता देता है कि तुम किस हॉस्पिटल से आई थी। बट जिंगसे को तो यहाँ पर यही लग रहा था कि ये कॉन्टेक्ट से हटकर भी मेरी काफी ज्यादा हेल्प करता है और उस बात को रिप्रेजेंट भी नहीं करता। बट इसके बाद मिस्टर मो ने उसको कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीजों से बॉदर ना हो, बल्कि अपनी डिजाइनिंग पर फोकस करो। और बस यही बातें थी जिनसे शाओसी बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाया करती थी और जिंगसे को इतना ज्यादा काम दे दिया करती थी कि उसे अपनी डिजाइनिंग पर कोई भी फोकस नहीं होता था। अब यहाँ पर जिंगसे की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था लिंची। एक दिन शाओशी लिंची को एक जगह पर बुलाती है और उसको काफी ज्यादा धमकाती है, लेकिन ये सब हमारी हीरोइन ने देख लिया और वॉशरूम में जाकर आज तो शाओशी की अच्छी खासी क्लास ले ली और उससे कहा कि तुम मुझे चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आज के बाद अगर मेरे करीबियों को कुछ भी कहा तो देख लेना तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। फिर शाओशी कहती है कि चाहे तुम भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरी जगह कभी भी नहीं ले सकती। बट जिंगसे ने उसको बताया कि मैं तुम्हारी जगह लेना भी नहीं चाहती, हमारा काम ही हमें रिप्रेजेंट करता है, तुम मेरे बारे में गलत ही सोच रही हो। नेक्स्ट अब जिंगसे घर पर डिजाइनिंग कर रही थी, तभी मिस्टर मोस के पास आकर बैठ जाता है क्योंकि उसको फिलहाल नींद नहीं आ रही थी। तभी जिंगसे ने उसको बताया कि जब मैं परेशान होती हूँ तब मैं एक ऑडियो बुक सुनती हूँ और अपनी फेवरेट ऑडियो बुक उसने मिस्टर मो को भी सुनाई। इस ऑडियो बुक को सुनकर तो हमारा हीरो एकदम से ही सो गया। वहीं दूसरी तरफ शाओशी अब भी जिंगसे से काफी ज्यादा जेलस थी और उसको सबक सिखाने का फैसला ही कर लेती है। अब वो कुछ इस तरह की प्लानिंग बनाती है कि किसी क्लाइंट से जिंगसे की मीटिंग करवा देती है और साथ में उसने ये सारी बातें जिंग को भी दिखा दी थी जो कि मिस्टर मो का असिस्टेंट था।
ताकि वो इस चीज का विटनेस बन जाए। और उसके बाद प्रिंटर में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देती है कि जिसकी वजह से जिनसे के तो सारे डिजाइन उसके पास आ गए थे। और फिर अगले दिन मीटिंग में सबके सामने यही बोल देती है कि जिनसे ने हमारे सारे डिजाइन एक क्लाइंट को बेच दिए, जिसके साथ उसका बैंक अकाउंट भी दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। तब भी मिस्टर मोस को कहता है कि कल से तुम काम पर आना बंद कर दो जब तक कि तुम क्लियर नहीं हो जाती। बट इस बात को सुनकर तो हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और मिस्टर मो को कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं यहाँ से रिजाइन ही देकर चली जाऊंगी। और अब तो उसने घर से जाने की भी तैयारी कर ली थी, जहाँ पर मिस्टर मो ने उसको एक बात कही कि मैं तो यही सोचता था कि तुम अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन तुम तो इतनी छोटी सी बात पर घर और कंपनी दोनों को ही छोड़कर जा रही हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें खुद को इनोसेंट साबित करना चाहिए। अब फिर क्या था, वो तो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए सारे सबूत ही ढूंढना शुरू कर देती है, जिसमें मिस्टर मो ने भी उसका साथ दिया। अब वो दिन आ गया था जब उन्हें अपने डिजाइन्स प्रेजेंट करने थे। शाओशी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि यहाँ पर तो मेरे डिजाइन ही आएंगे, लेकिन बीच में ही हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर जिंगसे ने अपने डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन भी दी और साथ में शाओशी को भी गिल्टी साबित कर ही दिया और सबके सामने बता दिया कि किस तरह से शाओशी ने उसके साथ धोखा किया था। अब इसके बाद तो शाओशी अपना रिजाइन देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन साथ में उसने ये भी कह दिया कि तुमने मिस्टर मो को सिड्यूस किया है और इसी वजह से मिस्टर मो तुम्हारी इतनी साइड लेता है। लेकिन तभी मो तो जिंगसे के साइड में ही आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये क्या मुझे सिड्यूस करेगी, ये तो वैसे भी मेरी लीगल वाइफ है। नेक्स्ट डे मो जिंगसे को एक काफी बड़े ज्वेलरी डिजाइनर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर उसने कहा कि मुझे जिंगसे के डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आए। अब एक दिन तो सारे ऑफिस में ही बात फैल गई कि मो कितना ज्यादा रोमांटिक है। एक्चुअली वो जिंगसे के ऑफिस के सामने बार बार चक्कर लगाया जा रहा था और उसको कह रहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, प्लीज जल्दी आ जाना क्योंकि मुझे सोना भी है। उनकी ये बातों का तो सब लोग गलत ही मतलब निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हमारा बॉस कितना ज्यादा रोमांटिक है। लेकिन आज तो जिंगसे ने ओवर टाइम करने का ही सोच रखा था। इसी बीच वहाँ पर शाओशी आ जाती है और उस पर जैसे ही वो केमिकल फेंकने वाली थी कि तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो गई और उसने हमारी हीरोइन को तो बचा ही लिया। अब उसको बचाने के चक्कर में वो केमिकल तो मो के ऊपर ही गिर गया, जिसके बाद जिंगसे ने उसकी ड्रेसिंग की और साथ में उसको थैंक्स भी बोल दिया। बट वो कहता है कि मुझे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये चोट भी मुझे तुम्हारी वजह से लगी है, इसीलिए मेरी केयर भी अब तुम ही करोगी। अब तो वो अपनी खूब सेवा उससे करवाता है, उसके हाथ से ही खाना खाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये भी कह दिया था कि अब तो मुझसे नहाया ही नहीं जाएगा, इसीलिए तुम ही मुझे नहलाओगी। वो उसे रेजिस्ट करती है और मो उसको रोकता है और यहीं पर ही उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो गई थी। अब इसके बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई और मिस्टर मो से कह देता है कि मैं खुद ही जा रहा हूँ अपने कमरे में शावर लेने के लिए। अब एक दिन मिस्टर मो जिंगसे को डिनर पर कहीं लेकर जाता है, जिसके लिए उसने हाई हील्स भी भेजी हुई थी। और जैसे ही जिंग से डिनर पर चली गई, वहाँ पर उसे अपना एक सीनियर वुडवान दिखाई दिया और वुडवान भी उसको वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। एक्चुअली वुडवान काफी टाइम बाद अब्रॉड से वापिस आया था। वो दोनों ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा करते थे, लेकिन वुडवान उसका सीनियर हुआ करता था। जिंग से उससे प्यार भी करती थी और शायद वुडवान भी करता होगा, लेकिन इन दोनों ने ये बात एक दूसरे को बताई ही नहीं। और बस जब जिंगसे को पता लगा कि शायद वुडवान की कोई फियांसे भी है, इसीलिए वो तो वुडवान से दूरी ही बना लेती है। अब ये काफी सालों बाद मिले थे, इसीलिए एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर मो भी पहुँच गया और वो जिंगसे को देख लेता है कि वो किसी और से बातें कर रही है, इसीलिए उसने जिंगसे को मैसेज किया और यही कह दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए तुम घर पर चली जाओ। अब जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तब मो ने उसको पूछा कि आखिर तुम इतनी देर तक कहाँ पर थी। उसने बताया कि मैं अपने एक सीनियर के साथ डिनर कर रही थी, वो आज कई साल बाद अचानक ही मुझे मिल गया था, इसी वजह से हम दोनों बातें ही करने लगे। बट मिस्टर मो ने उसको कहा कि देखो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि तुम जहाँ भी जाओगी, जो कुछ भी करोगी, उसकी खबर तुम्हें मुझे पहले ही देनी होगी। और उसकी इन बातों को सुनकर तो साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है। अब तो मो उस पर ऑफिस में भी नजर रखने लगा था। उसका इतना ज्यादा बदला हुआ बिहेवियर देखकर वो सारी बातें लिंची को बता देती है। लिंची ने उससे कहा कि भले ही तुम्हारी ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मिस्टर मो तुम पर फॉल कर गया है। अब शाम के टाइम ही वुडवान का मैसेज जिंगसे के पास आता है, जो कि उसे एक ज्वेलरी गाला पर बुला रहा था। वो ये सारी बात जाकर मो को बता देती है और कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन मो ने तो साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर आते ही वुडवान ने उसको बताया कि यहाँ पर 2 कंपनीज हैं जिनको मैं एक्वायर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। अब जैसे ही जिंग से यहाँ से घर वापस आती है तब मिस्टर मो से पूछने लगा कि आखिर तुम इतनी देर रात तक कहाँ पर थी।
तब जिंग से उसको सारी बातें बता देती है कि मेरा वो जो सीनियर था वो यहाँ पर कंपनी से एक्वायर करने वाला है और इसी बारे में वो मुझसे कुछ सलाह ले रहा था। अब नेक्स्ट डे हमें पता लगता है कि वुडवान जो डील करने वाला था उस पर तो पानी ही फिर गया है और ये सब मिस्टर मो के अलावा तो कोई और कर ही नहीं सकता। अब इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ड्रिंक कर लेता है और साथ में उसने जिंगसे को भी अपने पास ही बुला लिया था और नशे की हालत में वो जिंगसे को यही कह देता है कि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक किया करता था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, आखिर तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया था। तब जिंगसे ने उसको कहा कि सारे कॉलेज को पता था कि तुम्हारी एंगेजमेंट किसी के साथ हो रखी है, फिर मैं ऐसे किसी लड़के से कैसे ही प्यार कर सकती थी। वो बताता है कि मेरी तो कोई एंगेजमेंट हुई नहीं थी, बल्कि वो तो मेरा भाई था जिसके बारे में वहाँ पर बातें होती थी। तभी जिंगसे को याद आता है कि हाँ, मैंने सुना तो था कि चिन फैमिली के एक बेटे की एंगेजमेंट हुई है। अब यहाँ पर वुडवान उसके सामने बहुत इंसिस्ट करता है और उससे कहता है कि मैंने अब्रॉड में भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। लेकिन जिंगसे तो उसे अपने आप को टच ही नहीं करने देती और बस उसको धक्का ही दे देती है। अब जैसे ही जिंगसे घर पर आती है तब मो उसका बाहर ही वेट कर रहा था और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम इतनी देर रात तक कहाँ पर रहने लगी हो। बट आगे से जिनसे उसको कह देती है कि तुम हर वक्त मुझ पर नजर रखने लगे हो, क्या बात है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। एक्चुअली जिनसे सोच रही थी कि शायद इसी तरह मो उसके सामने अपने दिल की बात कह दे, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कहता और साथ में जिनसे उसको इतना याद दिलाकर चली जाती है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए प्लीज मुझ पर इतनी नजर मत रखा करो। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर मो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे कल रात नींद भी नहीं आई थी और उसकी वजह ये थी कि जिंग से उसके रूम में ही नहीं आई और जैसे ही वो ऑफिस जाकर देखता है तब वो अपने ऑफिस में भी नहीं थी, बस हमेशा बाहरी मीटिंग्स में रहा करती। अब ये सारी बातें परेशान होकर वो अपने असिस्टेंट को बताता है तो असिस्टेंट ने उसको यही सलाह दी कि अगर तुम उसको लाइक करते हो तो बता दो, वैसे भी कल वैलेंटाइंस डे है। अब नेक्स्ट डे ही मो तो अपना काम करना शुरू कर देता है। वो सुबह सुबह उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसको ये भी बोलता है कि प्लीज ब्रेकफास्ट करके जाना, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती और ऐसे ही ऑफिस चली जाती है। अब मो भी सीधा ऑफिस में ही पहुंच गया और जाते ही जिंगसे को अपना ब्लैक कार्ड दे दिया और कहने लगा कि तुम कई दिनों से कहीं आउटिंग पर नहीं गई हो, इसीलिए लिंची को अपने साथ ले जाओ और लो मेरे कार्ड पर शॉपिंग भी कर लेना। लेकिन जिंगसे ने उसको साफ इनकार कर दिया। अब फाइनली उसको मो कह ही देता है कि रात को मैं तुम्हारा डिनर पर बहुत वेट करूंगा, प्लीज वहाँ पर आ जाना। लेकिन इसी बीच जिंगसे के पास तो वुडवान का मैसेज आ गया। उस मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि आज मैं वापस जा रहा हूँ, इसलिए आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब जिनसे तो उसको अपना सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसीलिए उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो उसको लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देती और साथ में इतना ही कह देती है कि अगर तुम यूरोप जाना चाहते हो तो खुशी से जा सकते हो, मैं तुम्हें बस बेस्ट विशेस ही दे सकती हूँ और मेरी फीलिंग्स जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए थी वो अब नहीं रही, वो तब तक ही थी। और इतना कह कर वो मिस्टर मो के साथ डिनर पर चली जाती है। वो जाते ही मो को बताती है कि मेरा वो जो सीनियर था वो आज वापस जा रहा है, एक्चुअली उसको यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला, इसीलिए बस मैं उसको गुड बाय बोलने के लिए गई थी। अब फिर मो अपने हाथों से ही उसको खाना बना कर देता है। अब वो सारा फूड ही जिनसे की पसंद का था और काफी ज्यादा स्पाइसी भी था, इसीलिए मो तो उसको नहीं खा पाता। लेकिन फाइनली जैसे ही वो अपने दिल की बात उसको बोलने वाला था कि तभी उनकी डोरबेल बजती है और सामने कोई और नहीं बल्कि वुडवान खड़ा हुआ था। वो आते ही उसको कहने लगता है कि तुम मेरे भाई के घर पर क्या कर रही हो, जिसको सुनकर हमारी हीरोइन तो एकदम से ही हैरान हो गई क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि मिस्टर मो और वुडवान दोनों ही भाई भाई हैं। और मो उसको सारी बातें बताने के लिए इसलिए कहता था क्योंकि वो ये चाहता था कि उसके भाई के हाथ कोई भी कांटेक्ट ना लगे और वो यहाँ से वापस चला जाए। जिंग से तो बेचारी यूज ही हो रही थी, उसको तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि मो उससे आखिर करवा क्या रहा है। इन सब बातों को जानकर जिंग से काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और उसका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बट मो का दिल तो टूट कर ही रह गया था। अब वुडवान घर के अंदर आ गया और बहुत मजे से खाना खाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम इससे प्यार करने लगे हो, अब तो और मजा आएगा तुम दोनों को अलग करने में। अब मो उसको बताता है कि तुम तो हमारी फैमिली का सारा पैसा बस फिजूल ही खर्च कर रहे थे, जिस कंपनी में तुम पैसा डालना चाहते थे वो कंपनी बहुत जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारी डील खराब करवाई, लेकिन तुम्हें तो ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर पता लगता है कि इन दोनों भाइयों के बीच कभी भी ही नहीं। फिर वुडवान उससे कहता है कि तुम देखते जाओ, मैं तुमसे ये हैंग ग्रुप भी छीन लूंगा और जिंगसे को भी। वहीं दूसरी तरफ जिंगसे तो अपनी फ्रेंड लिंची के घर पर आ गई थी और वहीं पर रहने लगी थी, जहां उसको पता लगा कि लिंची का भी एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, वो भी किसी और के नहीं बल्कि मो के असिस्टेंट जिंग के साथ। अब जिंग ने ही लिंची को ये बताया था कि वैलेंटाइन डे वाले दिन डिनर पर
मिस्टर मो जिंगसे से अपने दिल की बात कहने वाला है, लेकिन उसको ऐसा मौका मिला ही नहीं और वहाँ पर सारा काम ही गड़बड़ हो गया। अब नेक्स्ट डे वुडवान जिंगसे से मिलने के लिए आता है और उसके सामने बहुत हमदर्दी जताता है कि मुझे तो इन सारी बातों का पता ही नहीं था। यहाँ पर मो की कॉल बार बार जिंगसे के पास आ रही थी, लेकिन वो तो उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करती और वुडवान की बातों में आकर यही सोचने लगती है कि मो ही उसके साथ धोखा कर रहा था। साथ में वुडवान ने उसको ये भी कह दिया कि उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बस मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ और हर हाल में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में मो और वुडवान दोनों को ही उनकी मॉम बुलाती है और उनको बताती है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है और उसी में पता लगेगा कि अगला सीईओ इस कंपनी का कौन बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा अपसेट थी और उन्हीं पलों को याद किए जा रही थी जो उसने मिस्टर मो के साथ बिताए थे। वहीं पर लिंची आकर उसको बता देती है कि किस तरह मो वैलेंटाइन डे पर तुमको सब कुछ कहने वाला था, लेकिन उसको तो ये मौका मिला ही नहीं। वहीं वुडवान एक अंकल चैंग से मिलता है और उनको बस अपनी बातों में ही फंसाने लग जाता है कि आपकी बेटी की जो हार्ट सर्जरी होने वाली है मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे सीईओ बनाने में मदद करनी होगी, क्योंकि वजह ये थी कि उन अंकल का वोट सबसे ज्यादा कीमती था सीईओ बनने के लिए। वहीं मो तो काफी ज्यादा परेशान था। वो जैसे ही घर आता था तब तो उसे घर बिल्कुल खाली खाली लगा करता और वो बहुत परेशान हो जाता। वो बार बार जिंगसे को कॉल भी कर रहा था, लेकिन हमेशा ही जिंगसे उसके कॉल अवॉइड किया करती। वहीं एक दिन जिंगसे डिसाइड कर लेती है कि वो मिस्टर मो को एक मौका और देगी और यही सारी बातें वो वुडवान को भी बता देता है, लेकिन वुडवान तो हमेशा ही उनका ब्रेकअप करवाना चाहता था। बट जिंगसे उसको कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मो के इंटेंशंस मेरे लिए बहुत ज्यादा गलत थे। वहीं दूसरी तरफ मो भी बहुत ज्यादा परेशान था और हर टाइम बस जिंगसे के बारे में ही सोचता रहता। फिर असिस्टेंट ने उसको समझाया और कहा कि देखो बहुत जल्दी ही इलेक्शन आने वाले हैं, मेरे ख्याल से तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। अब फाइनली मो को जिंगसे की कॉल आ जाती है और जिंगसे ने उसको कल दोपहर मिलने के लिए भी बुला लिया और कल दोपहर को ही वो बोर्ड वाली मीटिंग भी थी। अब ये मीटिंग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन फिर भी वो जिंगसे को मना नहीं करता और मिलने के लिए हाँ कर देता है। इसका कॉल कट होने के बाद वो तो इतना ज्यादा खुश था कि डांस ही करने लग गया और इसको देखकर जिंग एकदम से समझ गया कि थोड़ी देर पहले तो इतना ज्यादा सैड था, लेकिन अब देखो कितना ज्यादा खुश हो गया है। अब नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम ही जिंग से कहीं पर जा रही थी, तभी कोई आकर उसका फोन छीन लेता है और दूसरी तरफ वोटिंग भी चल रही थी, जहां पर वो जो अंकल चैंग थे वो मो को ही वोट दे देते हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि मो से ज्यादा अच्छी तरह से इस कंपनी को कोई और नहीं संभाल सकता। अब फाइनली सबको ये तो पता ही था कि मो ही जीतेगा, लेकिन फिर भी वोटिंग होनी तो जरूरी थी। अब इससे पहले कि वो लोग रिजल्ट अनाउंस करते तभी मो के पास एक मैसेज आता है जिसमें जिंग से अपनी हेल्प के लिए उसको बुला रही थी और यहाँ वो ये भी नहीं देखता कि कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और बस वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाते ही वुडवान तो सब लोगों को यही कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को और काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, देखो यहाँ से किस तरह चला गया। अब आप लोग ही सोच लीजिए कि किसको वोट दोगे। और इससे हम लोगों को पता लग जाता है कि ये चाल किसी और की नहीं बल्कि वुडवान की ही थी। अब वुडवान ने काफी ज्यादा कोशिश तो की, लेकिन फिर भी ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंग से कैफे में बैठकर मिस्टर मो का बहुत ज्यादा वेट कर रही थी, लेकिन वो तो आता ही नहीं और शाम के टाइम जैसे ही मो अब घर पर पहुंचता है तब उसको वहां पर वुडवान मिल गया। यहाँ पर वुडवान तो मो को धमकी देने लग जाता है और कहता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैच तुमने जिंगसे के साथ की थी उसके पेपर्स मुझे मिल गए हैं और अगर ये मैंने पब्लिक कर दिया तो फिर देखना तुम्हारा क्या होगा। इससे तुम्हारे ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही, बल्कि जिंगसे के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। अब इसके बदले में वुडवान उससे यही चाहता था कि तुम इस चेयरमैन की सीट के लिए गिव अप कर दो ताकि वो सीट वुडवान को मिल जाए। वहीं पर जिन से ये सब खड़ी हुई देख रही थी और उसने इनकी सारी बातें भी सुन ली। अब फिर जैसे ही मो वुडवान के लाए हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला था तब जिन से उसको काफी ज्यादा रोकती भी है, लेकिन वो तो उसकी सुनता ही नहीं और उसने पावर और प्यार में से सिर्फ प्यार को चुन लिया था। इसको देखकर जिनसे को एकदम से अंदाजा हो गया कि आखिर मो उसको कितना ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो आती है और मो को किस कर लेती है। अब तभी यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मिस जिन। एक्चुअली वो जो बहुत बड़े डिजाइनर मिस्टर जिन थे ये उन्हीं की बेटी है। अब मिस्टर जिन की कंपनी के साथ ही इन्होंने एक चैरिटी ऑक्शन के लिए कोलैबोरेशन करनी थी और इसी बारे में बात करने के लिए मिस्टर मो तो जिनसे को लेकर मिस्टर जिन के घर पर आ जाता है जो कि हांगचेन सिटी में था। अब वो दोनों तो मिस्टर जिन के घर पर पहुंच गए थे, लेकिन मिस्टर जिन तो काफी ज्यादा बिजी थे, इसीलिए उनकी बेटी इनसे मिलती है। अब यहाँ पर मिस जिन तो जिंगसे से काफी अच्छे से बात करती है और उसको कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तभी तो मिस्टर मो ने तुमको चुना है। बट यहाँ पर मो और मिस जिन को देखकर लग रहा था कि शायद वो दोनों ही अपना कोई सीक्रेट उससे छुपा रहे हैं।
अब हानचैंग सिटी में ही ये लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर जिंगसे का जन्म हुआ था। वहाँ पर जाते ही ये लोग रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, लेकिन जिस पर जिंगसे का नाम था वो ही पेज वहाँ से गायब था, जिसको देखकर जिंगसे काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। एक्चुअली ये किसी ने जानबूझकर किया था। अब इन सब के बाद वो दोनों सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर आए गए हैं तो क्यों ना एंजॉय करें, और फिर वो दोनों बहुत घूमते फिरते हैं और वहाँ का खाना भी खाते हैं। इसके बाद वो दोनों होटल रूम में चले जाते हैं जहाँ पर इन दोनों का रूम एक ही था, लेकिन फिर भी ये दोनों ही शर्मा रहे थे। बट मिस्टर मो ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि क्या मैं तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ। बट जिंगसे ने एकदम से मना कर दिया और कहने लगे कि भले ही हमारी मैरिज हुई है, लेकिन ये मैरिज सच में तो नहीं थी। बट फिर ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते और बस एक दूसरे को हक करके दोनों सो जाते हैं। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब जिंगसे को मो की मॉम से मिलना था। वो उनके लिए कुछ प्रेजेंट भी लेकर जाती है, लेकिन मॉम ने तो लेने से मना ही कर दिया और कहने लगी कि मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए जाते हुए अपने गिफ्ट्स लेकर जाना। एक्चुअली उसकी मॉम को यही लगता था कि ना तो हमारे स्टेटस की है और वैसे भी इसका तो यही नहीं पता कि इसका जन्म कहाँ हुआ था और ये कौन है। भले ही इन सारी बातों को मिस्टर मो संभाल तो रहा था, लेकिन फिर भी जिंगसे अब और आगे नहीं सुन सकती थी और एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद वो अपनी मॉम को समझाता है कि आज छोटापन उसने नहीं बल्कि आपने दिखाया है, और देख लो वो जाते हुए भी कितनी अच्छे से बात करके गई है। फिर तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली मिस जिन मो की मॉम से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने ही कहा है कि इसका बैकग्राउंड तो बिल्कुल सस्पिशियस है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आई है और किसकी बेटी है, और साथ में इसका चक्कर तो वुडवान के साथ भी चल रहा था। आप यही देख लो कि ये दोनों भाइयों को कितना अलग करना चाहती है। एक भाई से ब्रेकअप करके दूसरे की दुल्हन बन गई है। इसका कैरेक्टर कितना ज्यादा खराब होगा आप तो सोच ही सकती हो ना। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मो घर आता है और जिंगसे को समझाता है कि देखो मैं अपनी मॉम को सारी बातें समझा लूंगा और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप के लिए मना भी लूंगा, प्लीज तुम ज्यादा चिंता मत करो। अब एक दिन मॉम जिंगसे को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और साथ में उसको एक एक्सपेंसिव कॉफी भी पिलाती है, और उन्होंने जानबूझकर उस कॉफी का प्राइस जिंगसे को बताया जो कि उसकी सैलरी से भी ज्यादा था। एक्चुअली मॉम उसको बहुत नीचा दिखाना चाहती थी, बट फाइनली जिंगसे ने तो आज कह ही दिया था कि भले ही आप हमें अपना आशीर्वाद न देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं और मो ये रिश्ता कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैं मो के साथ ब्रेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ मो जिंगसे का काफी ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन साथ में वो उसको काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे दिया करता था, जिसकी वजह से जिंगसे को हमेशा यही लगता कि शायद हम दोनों में काफी ज्यादा स्टेटस का डिफरेंस है। अब एक दिन मो मिस जिन से जाकर मिलता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि एक्चुअली पास्ट में मिस जिन ही मो की मंगेतर रही है। उनकी फैमिली चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन इन द एंड इन दोनों का ब्रेकअप ही हो गया। एक्चुअली मो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन मिस जिन तो उसको अपने दिल से कभी निकाल ही नहीं पाई थी। और अब यहाँ पर जैसी वो देखती है कि मो के लाइफ में कोई और आ गया है, तब तो वो उससे बहुत ज्यादा जेलस होती है और बस अब सोच ही लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मो के करीब तो आकर ही रहेगी। इसी तरह वो मो से लिफ्ट मांगती है, जहाँ पर वो उसने जिंगसे को इस तरह से दिखा दिया था कि जैसे वो दोनों कहीं पर घूम कर आए हों, और यहाँ मो को देखकर भी कुछ इस तरह लग रहा था कि जैसे वो छुपाना चाहता है कि वो अभी कहीं मिस जिन के साथ घूम कर आया है। अब एक दिन मिस जिन जिंगसे को मिलने के लिए बुलाती है और साथ में उसको ये भी बता देती है कि पास्ट में मिस्टर मो का उसके साथ रिलेशन रहा है। वो तो इतनी डीप बातें कर रही थी कि जैसे उसे मो के बारे में सब कुछ पता हो, यहाँ तक कि उसके घर में क्या क्या है, कहाँ रखा है, ये सब कुछ उसको पता था, जैसे कि वो उसके घर पर भी आती जाती रहती हो। फिर जिंगसे यही सोचती है कि ये सब कुछ तो उसे मो से पता लगना चाहिए था, लेकिन ये सारा कुछ मिस जिन बता रही है, इसी वजह से उसे थोड़ी जेलसी तो होती ही है। अब वो ये सारी बातें जाकर मो से पूछती है, लेकिन मो ने उसको कह दिया कि मुझे नहीं लगा कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और हाँ, उसका मेरे घर आना जाना था, वो अपने डैड के साथ यहाँ पर आती थी, लेकिन हम दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ। बट इस बात को लेकर उन दोनों का झगड़ा तो बढ़ता ही चला गया, जिसकी वजह से आज जिंगसे ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया। अब यहीं पर वुडवान उससे मिलने के लिए आ जाता है और साथ में उसको ये भी बता देता है कि किस तरह से उसकी मॉम उसे गोल्ड डिगर लड़की बताती है। साथ में उसने तो मो और जिन के रिलेशनशिप के बारे में भी उसको सब कुछ बता दिया था। अब वुडवान जिंगसे को घर पर छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, और वहाँ पर जाते ही वो तो मो को ताने मारने लगता है कि तुम जिनसे का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, अगर मैं होता तो ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता और किसी की हिम्मत भी नहीं होती उसको कुछ भी कहने की। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही जिंगसे की आँख खुलती है, तब वो मो को कहने लग जाती है कि हम दोनों की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जितने महंगे गिफ्ट तुम मुझे देते हो वो मेरे हिसाब से और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट सामने से मो ने उसको कह दिया कि देखो, हर एक बॉयफ्रेंड या हर एक आदमी इसी तरह करता है, वो अपनी कमाई के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को गिफ्ट देता है,
और मैं भी बस वही कर रहा हूँ। बट जिंगसे ने तो उसको यही कह दिया कि मुझे इस तरह का रिश्ता नहीं चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट हुआ हो। अब ये दोनों सिविल ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म ही कर लेते हैं। लेकिन वहाँ से आते हुए जिंगसे काफी ज्यादा रो रही थी। बट जैसे वो देखती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तब उसको वो कार जानी पहचानी लगी। एक्चुअली वो कार मिस्टर मो की थी। बट जैसे ही वो उसके नजदीक गई तब मिस्टर मो वहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ था। वो देखते ही उसको हक कर लेती है। तभी मो को पता लग गया कि चाहे कुछ भी हो लेकिन जिंग से उससे बहुत प्यार करती है। अब ये दोनों घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर बहुत सारी बातें भी करते हैं। जब तभी मो ने उसको कहा कि अच्छा हुआ हमारे रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि ये झूठ वाले कॉन्ट्रैक्ट पर टिका था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक वेडिंग दूँ, वो भी पूरी दुनिया के सामने। और अब फाइनली वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि जब जिनसे के बायोलॉजिकल मॉम डैड का पता लग जाएगा उसके बाद ही वो दोनों शादी कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस जिन तो काफी ज्यादा खुश थी मिस्टर मो के डिवोर्स की बात सुनकर। लेकिन मो तो उसका हाथ झटक देता है और उसको उसकी लिमिट्स याद दिलाने लगता है और कहता है कि मैं तो जिन से ही प्यार करता हूँ। इस बात को सुनकर जिन काफी ज्यादा दुखी हो गई और वो एक चाल चलने लगती है। एक्चुअली उसने जिंग से वॉच बदल दी थी और उस वॉच में एक सर्विलेंस भी लगा दिया था ताकि वो उनकी हर एक बात सुन सके। अब एक दिन मो और जिंग से दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी ये सारी बातें जिन भी सुन रही थी और उसको पता लग जाता है कि कैसे जिंग से की भी वही डेट ऑफ बर्थ है जो कि जिन की है और साथ में उन दोनों का जन्म भी एक ही हॉस्पिटल में हुआ था। तभी और उसके पास उसकी माँ का दिया हुआ एक नेकलेस भी था। तभी मिस जिन को याद आता है कि उसके डैड ने उसको बताया था कि जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी मॉम का एक नेकलेस तुम्हें पहना दिया गया था, लेकिन जब तुम घर पर वापस आई तब तुम्हारे गले में वो था ही नहीं। इसको सुनकर मिस जिन को एकदम से शक हो जाता है कि कहीं हम दोनों की अदला बदली तो नहीं कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मो और जिंग से के डैड के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे पास एक नेकलेस था, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? लेकिन डैड ने तो साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे पास तो कोई नेकलेस था ही नहीं। अब ये दोनों तो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन इनके पीछे से वहाँ पर मिस जिन आ गई और वो भी डैड से उस नेकलेस की बातें ही करने लग जाती है। तभी उसको देखकर डैड को अंदाजा हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी है। एक्चुअली जिस टाइम वो पैदा हुई थी तब उन्होंने चालाकी करके इन दोनों को बदल दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी मिस्टर जिन के साथ उनके परिवार में पले ताकि उसको भी एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ मिल जाए। ये सारी बातें वो मिस जिन को भी बता देता है लेकिन जिन तो यहाँ पर उसको ये कहने लगी कि वो नेकलेस मुझे दे दो और ये सारा काम आपने स्टार्ट किया है इसीलिए इसको पूरा भी आप ही करेंगे। लेकिन मिस्टर जिन की प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, वो तो मैं जिंगसे को बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। और बस इसीलिए वो नेकलेस लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उसी वॉच के थ्रू जिन को पता लगता है कि जिंग से उस नेकलेस को दोबारा डिजाइन करने वाली है। एक्चुअली बचपन में उसने वो नेकलेस देखा था और इसीलिए वो उसको दोबारा बनाएगी। अब वो उसके जैसा ही सेम नकली नेकलेस बनवा लेती है और ऑक्शन में भी वो उसी को भेजेगी। अब ये सारी बातें वॉच के थ्रू जिन भी सुन रही थी और उस ऑक्शन को वो ही ऑर्गेनाइज कर रही थी। अब वो सीधा जिंग से और मो के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि हम इस ऑक्शन की तैयारी एक दिन पहले से ही कर रहे हैं, इसीलिए वो नेकलेस मुझे दे दो। अब ऑक्शन वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर जिंग से जैसे ही वो नेकलेस दिखाने के लिए कपड़ा हटाती है तब तो वो नेकलेस वहाँ पर था ही नहीं। इस वजह से जिंग से की काफी इंसल्ट भी हो गई, लेकिन वो इस बात को संभालती है और सब लोगों को एक कहानी सुनाने लगती है जिसमें उसने बताया कि एक नेकलेस था जो कि मेरी फैमिली से मुझे मिला था और वो मेरी फैमिली से मुझे जोड़ भी सकता था, लेकिन अभी वो कहीं खो गया है। और ये कहते हुए वो उस नेकलेस की एक ड्राइंग भी सबको दिखाती है। अब यहाँ पर मिस्टर जिन भी आए हुए थे और उसको देखते ही वो एकदम से पहचान लेते हैं कि ये तो वही नेकलेस है जो उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। और बस फिर क्या था, फिर तो वो ये पता लगाने के लिए निकल जाते हैं कि असल में जिन से का वो नेकलेस कहाँ गया। बट जिन उनको रोक लेती है। अब जिन यहाँ पर उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो तो रुकते ही नहीं और इसी चक्कर में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। अब उनको काफी ज्यादा चोट तो आई थी लेकिन जिन वहाँ पर ना तो किसी को हेल्प के लिए बुलाती है और ना खुद ही उनकी हेल्प करती है। और वहाँ पर वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट कर देती है कि जैसे सबको यही लगे कि ये सारा कुछ जिन से और मिस्टर जिन को भी उसने ही सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया है। बट यहाँ पर मिस्टर मो तो जिंग से का ही साथ दे रहा था और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिंग से को बेकसूर साबित करके ही रहूंगा। बट इस बात को सुनकर मिस जिन उसको कह देती है कि अगर आप जिंग से का साथ दोगे तो हमारी कंपनी से आपके सारे कोलैबोरेशन खत्म हो जाएंगे। अब उस कंपनी के साथ ना होने की वजह से उनकी कंपनी का तो बॉयकॉट ही हो गया था, जिसकी वजह से मो काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। यहाँ तक कि उनके जो कुछ सीनियर्स थे वो भी काम ना होने की वजह से इस कंपनी को छोड़कर जाने लगे थे। और इसी चक्कर में एक दिन मिस जिन मिस्टर मो के पास आती है और उसको कहने लगती है कि अगर तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक मौका और है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी कंपनी को बचा लूंगी।
बट इस बात पर मो ने एकदम से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे अपनी कंपनी की इतनी ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम वादा करती हो कि मेरे तुमसे शादी करने के बाद तुम जिंगसे को परेशान करना छोड़ दोगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन सामने से मिस जिन तो यही कह देती है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अब मिस्टर मो अपनी मोम के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर उसकी मोम तो कहने लगती है कि अब तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है उस नेकलेस को देखने की। तभी मो अपने फोन में उस नेकलेस का डिजाइन दिखाता है और उसको देखते ही मोम एकदम से पहचान गई कि ये तो मिसेस जिन का नेकलेस है, जो कि मिस्टर जिन ने उनको अपने आप ही डिजाइन करके दिया था, क्योंकि ये नेकलेस मैंने कई बार मिसेस जिन के पास देखा है। और इसी बात को सुनकर मिस्टर मो को तो एकदम से अंदाजा हो गया कि हो ना हो जिन से मिस्टर जिन की ही बेटी है। अब मिस्टर मो को शक हो जाता है कि हो ना हो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जब जिंगसे ने चेक किया तो उसकी वॉच में वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब वो मिस जिन को वही सुनवाती है जो कि वो सुनना चाहती थी, और जैसे उसे लगता है कि मिस्टर मो ने जिंगसे पर गिव अप कर दिया है तब तो उसको तसल्ली हो गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन तो अब कोमा में चले गए थे और मिस जिन यही चाहती थी कि किसी तरह वो उसको खत्म कर दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अपने मरने से पहले ही उन्होंने अपनी जायदाद मिस जिन के नाम नहीं बल्कि एक चैरिटी के नाम कर दी थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब तक मिस्टर जिन होश में नहीं आ जाते और वो सारे शेयर्स खुद ब खुद मिस जिन के नाम नहीं कर देते तब तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब एक दिन जिन से अपने रियल डैड से मिलने के लिए आती हैं, तभी उनको होश आने लगता है और मिस जिन भी इनको देख लेती है। बट जैसे ही वो होश में आई तब उनकी मेमोरी पर कोई असर पड़ गया था। वो तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये जिन से कौन है। अब ये सब देखकर तो मिस जिन को बहुत ज्यादा खुशी मिल गई थी, इसीलिए एक दिन वो प्लान बनाती है और अपने डैड को कह देती है कि कंपनी को एक लीडर की जरूरत है, इसीलिए आप अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए। अब डैड भी क्या कर वो खुशी खुशी सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। अब इसके बाद तो मिस जिन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी क्योंकि एक तरफ तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिल गई थी और दूसरी तरफ मिस्टर मो भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन तो मो जिंगसे के साथ ही आ रहा था और आते ही जिंग से उसको बता देती है कि किस तरह से मैं तुम्हें वही सुनवा रही थी जो तुम सुनना चाहती थी। जिसके बाद मिस जिन को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन इसी बीच वहाँ पर मिस्टर मो की मॉम भी पहुँच जाती है और उसको कहने लगती है कि अब तो मेरी डॉटर इन लो मिस्टर जिन की बेटी ही बनेगी और वो तुम नहीं बल्कि जिंग से है। बट आगे से मिस जिन यही कहती है कि क्या हो गया अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उनकी कंपनी तो अब मेरे नाम हो चुकी है। और वो जिंग से कहने लगती है कि तुम जाओ अपने डैड की सेवा करो हॉस्पिटल में जाकर। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर मिस्टर जिन भी पहुँच जाते हैं और यहाँ आते ही मिस्टर जिन बताते हैं कि शायद तुमने पेपर सही से पढ़े नहीं थे, मेरे पास तो सिर्फ 1% शेयर थे और 99% शेयर्स मिसेस जिन के पास थे जो कि उनकी रियल वाली बेटी को ही मिलेंगे। एक्चुअली जिस टाइम पर जिंग से अपने डैड से मिलने के लिए गई थी तब उसने वहाँ पर उनका एक बाल चुरा लिया था और डीएनए टेस्ट कराकर ये प्रूव भी कर दिया कि वो उन्हीं की बेटी है। अब इसके साथ साथ मिस्टर बाइजेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ सच सच बताने लगते हैं कि मैंने ही अपनी बेटी को रिप्लेस लिया था, वो भी मिस्टर जिन से बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरी फैक्ट्री को नुकसान हुआ था और वो बंद हो गई थी। अब वो मिस्टर जिन से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने आपकी बेटी को इतने साल पाला है, इसके बदले में आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। लेकिन मिस जिन तो माफी नहीं मांगना चाहती थी और बस फिर क्या था, फिर तो उसको वही सजा मिलती है अटेम्प्ट टू मर्डर की, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने के बाद उसने मिस्टर जिन को बचाया ही नहीं और ना ही किसी को बताया, बल्कि उल्टा इल्जाम जिंग से पर लगाने की। अब नेक्स्ट सीन में हम जिंग से और मिस्टर मो को देखते हैं, जहाँ पर जिंग से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उसको नील डाउन करने के लिए कह देती है। मिस्टर मो ने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन वो कहने लगी कि एक घुटने पर बैठो, क्या तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगे। अब वो जिंग से को रिंग पहना देता है। वहीं अब तो जिंग से को अपनी फैमिली, अपने डैड भी मिल गए थे और एक प्यार करने वाला हस्बैंड भी मिल गया था। अब ये दोनों वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस में जिंग से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर जिंग से अपने घर पर चले जाती है, जहाँ पर मिस्टर मो बालकनी में उससे मिलने के लिए आया था और वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बहुत सारी बातें करते हैं। अब इन दोनों का वेडिंग डे आ गया था। यहाँ पर वुडवान भी आ जाता है और मिस्टर मो को कहता है कि देखो जिंग से का अच्छे से ख्याल रखना। फिर मो भी उसको कह देता है कि कंपनी का चेयरमैन होने के नाते तुम भी कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना, वरना देख लेना मैं तुमसे वो कंपनी छीन लूंगा। अब फाइनली जिंग से और मिस्टर मो की शादी हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ ही हमारे ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।